हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग सेट नंबर 10 का जो बचा हुआ साइंस है उसको आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सेट नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए किरण का सेट है बीएसएससी का और 30 सेट देखिए इसमें है। 10वां सेट हम लोग चल रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ सेट 10 है। तो हम लोग 50 तक कर चुके थे। आज हम 51 से कंटिन्यू करते हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। 51 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 सेट 10 का कहता है कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है, आपको बताना है। इसका देखिए थोड़ा सा साइंस आपको स्टैटिक टाइप का लगेगा, तो आप लोग को ध्यान से समझते चलना। तो देखिए 51 को हो जाएगा 2। ताप बढ़ने पर घट जाता है। कितना हो जाएगा 51 का 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ताप बढ़ने पर घट जाता है। तो देख लीजिए 51 का 2। आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। 52 क्या कहता है देखिए 52 कहता है जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी। यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। देखिए पहले नंबर तो समझिए कि सीसी का मतलब क्या होता है, आपको पूछेगा। तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा सीसी का मतलब, पहला सी का मतलब क्यूबिक और दूसरा सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि जल का घनत्व 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर पर यह बिल्कुल सही है। कितना पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा कितना पे 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है जल का घनत्व, आपको बताते हैं। और इसके बारे में देखिए समझते हैं। देखिए जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा जब यह जम जाता है जल और बर्फ़ का रूप ले लेता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है। लेकिन इसका आयतन जो है, आयतन क्या होगा, आयतन इसका 9% बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 कहता है विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, आपको बताना। आपको बताएं कि इसमें थोड़ा सा आश्चर्यक टाइप का रहेगा, तो आपको ध्यान देना। देखिए विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक प्लैंक थे। कौन थे? प्लैंक। ध्यान रखिएगा। चलिए 54 की ओर बढ़ते हैं। 54 कहता है जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषित कर लेता है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति को और छलांग लगाता है। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं। तो 54 का देखिए, तो 54 का हो जाएगा 3। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं। देखिए तो ये सब स्टैटिक टाइप का थोड़ा आपको लगेगा, तो आप लोग को ध्यान में रखना है किसमें, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 की ओर। 55 कहता है खाना पकाने के बर्तन के नीचे बाहरी हिस्सा का काला क्यों छोड़ा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई बर्तन, कढ़ाई या तसला जो भी रहता है उसके नीचे काला रहता है हल्का सा। उसका सबसे बड़ा कारण है काली सतह जो है क्या है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। वो ऊष्मा को ऑब्जर्व कर लेता है अपने ओर, मतलब बाहर नहीं जाने देता है ज़्यादातर, इसलिए काली रहता है। ध्यान रखिएगा। और आपको पूछेगा कि उजला सतह क्या काम करता है, तो देखिए उजला सतह रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, वो अवशोष नहीं करने देता। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखिए 55 का हो जाएगा 4। ध्यान रखिएगा 55 का 4। चलिए 66 की ओर बढ़ते हैं हम, माफ कीजिएगा 56 की ओर। 56 कहता है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि। पूछ रहा है आपको गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्यों होता है। तो 56 का देखिए 56 का हो जाएगा 1। ध्यान रखिएगा का प्रसार गुणांक अधिक होता है इस कारण से। चलिए 56 हो गया। 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 कहता है एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। देखिए अभी आपको बताएं कि श्वेत सतह क्या करता है, रिफ्लेक्ट, परावर्त कर देता है। ध्यान रखिएगा। तो 57 का देखिए हो जाएगा ताप की खराब अवशोषक, मतलब वह ताप को अवशोष नहीं करता है बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है, तथा अच्छी परावर्तक है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। वही आपको बताना चाहते हैं कि सफ़ेद सतह रिफ्लेक्ट कर देता है, यह ताप को अवशोष नहीं करता, तो खराब अवशोषक हो गया। इस तरह से आप समझिए। तो 57 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 58 कथा सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, आपको इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका सूत्र जानिए। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसा कि इसमें बोला गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है।
तो 57 का देखिए द्विक्षारिक होता है। कैसा होता है? द्विक्षारिक, ध्यान रखिएगा कैसा होता है? द्विक्षारिक। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, द्विक्षारिक ए। चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, द्विक्षारिक। 59 कहता है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? 59 देखिए, तो 59 का हो जाएगा 3 निक्रोम। नाइक्रोम जो है विद्युत तापी साधन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए कौन? निक्रोम। चलिए 60 देखते हैं। 60 क्या कहता है? देखिए 60 कहता है नींबू के रस का पीएच मान अनुमान कितना है, मतलब अनुमानित कितना है नींबू के रस का? तो नींबू के रस का 2.4 के आसपास रहता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो पूर्वा देखिए, तो इसका क्या मारिएगा आप लोग बताइए 60 के। तो 60 का आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि 60 का 3 सही होगा। 7 से कम होता है, 7 के बराबर नहीं होता, 7 से अधिक नहीं होता, लेकिन 7 से कम तो होता कितना है आपको पूछेगा। तो 2 से मान लीजिए कि 2.4 के आसपास होता है, 2 से 2.4 या 2.2 के आसपास, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये अनुमान वाला क्वेश्चन है तो आपको अनुमान से ही बताना है। चलिए आगे देखते हैं। 61 कहता वैद्युत परिष्करण के दौरान विद्युत धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? 61, तो देखिए 61 का हो जाएगा 3 कैथोड पर। कहाँ पे होता है सुनिए? तो कैथोड पर, ध्यान रखिएगा। चलिए 62 देखते हैं हम लोग। 62 कहता है लिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? ध्यान रखिएगा 62 का बोल रहा है सबसे सशक्त। तो 62 का हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? Al, देख लीजिए AlCl3, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 63 की। 63 कहता सोडा वाटर में क्या होता है? आप लोग पीते होंगे सोडा वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान रखिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपको ढकार भी आता होगा। चलिए 64 देखते हैं हम लोग। 64 कहता है लिखित में से कौन सा द्रव अधातु? अधातु पूछ रहा है तब ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ध्यान रखिएगा 64 का। और थोड़ा समझिए, देखिए ब्रोमीन हाइड्रोजन समूह का सदस्य भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए पारा क्या है? पारा एक धातु है जो कि यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जल एवं अल्कोहल क्या है? तो यौगिक है। यौगिक कौन? जल एवं अल्कोहल, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 65 की ओर। मृदा में फास्फोरस को पादप तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? 65 का। तो 65 का हो जाएगा 1 एजीमोस्पर्लिम, ध्यान रखिएगा। कितना हो जाएगा? 65 का 1 एजोस्पर्लिम, ध्यान रखिएगा। आप लोग अच्छा से थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ तक देख लिए? 65 तक। तो 65 के बाद हम लोग 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 में ये देखिए 66 है। 66 में कहता है औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशों के वायु गुणवत्ता मापक 24 घंटा का औसत क्या होता है? लेड के लिए, शीशा के लिए, औद्योगिक में। औद्योगिक देखिए फैक्ट्रियों में जो लेड शीशा होता है उसके लिए परिवेशों वायु गुणवत्ता मानक 24 घंटा का औसत क्या होता है? आपको पूछ रहा है कि जो फैक्ट्री में लेड इस्तेमाल होता है उसके लिए वायु गुणवत्ता पूछ रहा है कि 24 घंटा के लिए औसतन क्या होता है, कि उससे ज़्यादा आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। किसका? लेड का। इससे बहुत हानिकारक पहुंचता है। 66 का। तो देखिए 66 का क्या होगा? तो 66 का हो जाएगा 1.4 UG/m³, ध्यान रखिएगा। चलिए 67 में आते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी टाइप का रहता है, यही एक समस्या है, आपको स्टैटिक टाइप का दिखेगा। 67 कहता है यदि मलतज का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? 67 में पूछ रहा है। नाइट्रोजन का यदि आप पूर्णतः मलतज करेंगे तो ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है। किस में? नाइट्रेट में, ध्यान रखिएगा। तो 67 का हो जाएगा 4। 68 देखते हैं। 68 कहता है वायु का विभव, देखिए 62 कहता है वायु का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? तो देखिए 6000 मीटर/सेकंड होने पर बढ़ जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है, चूँकि सब याद करने वाला क्वेश्चन है। 69 क्या कहता है? 69 कहता है भारत में स्वीकार ध्वनि स्तर क्या है? ध्वनि भारत में 40 से 45 डेसिबल, कितना?
40 से 45, ध्यान रखिएगा 40 से 45, ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिएगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा भी समझ भी सकते हैं। कैसे समझाते हैं, देखिए भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र रहता है, जहाँ भीड़ ज़्यादा रहता है वो उसमें ध्वनि सीमा दिन में 55 डेसिमल तक आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन रात में 50 डेसिमल तक, कहाँ पे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ये भी आप बोल सकते हैं। जबकि जहाँ साइलेंट जोन है, जहाँ शांति रहती है, वहाँ पे आप दिन में 45 डेसिमल, दिन में बता रहे हैं, दिन में, और रात में साइलेंट जोन में कितना, 40 डेसिमल, ध्यान रखिएगा। चलिए ये इंडिया के लिए है। कहता है, देखिए क्वेश्चन पहले आया, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर को प्रदूषण हो गया था। कहाँ पे हो गया था, ये हुआ था केरल पर। देखिए आपको इसके बारे में पहले भी बताएं, लेकिन फिर एक बार बता दें। देखिए केरल में एंडोसल्फान के इस्तेमाल से कई 100 लोगों का दिमाग खराब हो गया था। क्या हुआ था, दिमाग खराब हो गया था, ध्यान रखिएगा, जिसका सबूत भी मिला। इस कारण राज्य सरकार ने इसका ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इस कीटनाशक का शुरुआत 1950 से हुआ था। कब से, 1950 में, ध्यान रखिएगा, इसका शुरुआत हुआ था 1950 से। ये भी आपको ध्यान रखना। ये 70 प्रकार के फलों पर और सब्जियों पर छिड़काव होता था, जो कि अब प्रतिबंधित है। कहाँ हुआ था, केरल में, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यदि आप सेट सुनते जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। देखिए करा, सीमा पार या अम्ल वर्षा का कारण क्या है। अम्ल वर्षा का, तो इसका कारण है वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का होना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है, आपको ही पता होगा। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि अभी आपको बताएं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेता है। समझ रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का क्या करता है, तेजाब बना लेता है, ध्यान रखिएगा। तो उससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों में भी होता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो फैक्ट्रियों में निर्माण होने के कारण यह प्रदूषण कहाँ से फैल जाता है, फैक्ट्रियों से भी, ध्यान रखिएगा। चलिए 71 का कितना हो जाएगा, 4। आगे देखते हैं 72 का था, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। किसने देखी थी, तो गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी को देखा था। मंदाकिनी जिसे मिल्की वे मंदाकिनी भी कहते हैं, हमारा आकाशगंगा है, ध्यान रखिएगा। कौन है मंदाकिनी, मिल्की वे। असंख्य तारे को समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा, ध्यान रखिएगा, असंख्य तारे को समूह को। देखिए सर्वप्रथम किस टेलीस्कोप की सहायता से 1610 ईस्वी में, कब, 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने देखा था। किसने, गैलीलियो ने, ध्यान रखिए, कब, 1610 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कहाँ तक हो गया, 72। 73 में आ जाते हैं। कहता है 73 में क्या, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। उससे हम क्या अनुमान लगाएंगे, 73 का देखिए, तो इससे हमको पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लग जाएगा। क्या सीखा, पृथ्वी की त्रिज्या का, ध्यान रखिएगा। 73 हो गया। 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 कहता है, लिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। जल से देखिए हैजा होता है, क्या होता है, हैजा, ध्यान रखिएगा, जल जनित रोग हैजा है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 में आ जाइए। 75 कहता है, एक सुबाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, छोटा सा होता है, क्या कहलाता है। देखिए ये भी स्टैटिक टाइप का है, टेक्निकल एंड साइंस है। देखिए आप छोटा कंप्यूटर को फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, नोटबुक। आप सर्च भी करिएगा तो आपको नोटबुक कंप्यूटर के रूप में देखने को मिलेगा, जिसको आप इस्तेमाल आसानी से कहूँ भी ले जाकर कर सकते हैं, बैग में पैक करके। तो चलिए हम लोग सेट 10 का साइंस ख़त्म कर लिए हैं। और आप लोग कमेंट करिएगा तो आप एक ही में पूरा वीडियो लाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पार्ट बाई पार्ट लाते हैं कि थोड़ा सा छोटी वीडियो आप लोग को देखने में आसानी हो। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे मिलते हैं, अब नेक्स्ट 11 में चलते हैं। धन्यवाद।